हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संजय सर क्लास के इस नए वीडियो में, जिसमें आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का जो असाइनमेंट पहला आया हुआ है उस असाइनमेंट में पूछे गए सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल करके बताऊंगा भी और उसको समझाऊंगा भी। आप लोगों को अब तक सभी विषयों के असाइनमेंट मिल गए होंगे। असाइनमेंट को आने वाले 5 तारीख तक बना कर अपने स्कूल में जमा करना है। मैं असाइनमेंट के प्रत्येक प्रश्न को यहाँ पर आपको हल करके बताऊंगा, समझाऊंगा। आप उसको समझ करके, देख करके असाइनमेंट कॉपी में बनाइए। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। फिजिक्स के असाइनमेंट प्रथम में पहला प्रश्न जो है वो है, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है। साथ में यह भी बताइए कि क्या यह सदिश राशि है या अदिश राशि है। स्टूडेंट, उस भौतिक राशि का हमको नाम बताना है जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हो। अगर मैं इसको आप लोगों को याद दिलाऊं तो अध्याय 1 स्थिर विद्युत के विद्युत क्षेत्र नामक अध्याय में आप लोगों को पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, जिसमें न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है। न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। का मात्रक होता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका आंसर। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को अगर मैं समझाऊं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, एकांक धनावेश को या परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है। ठीक है, मतलब एक विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धनावेश है। ठीक है, यह धनावेश इस विद्युत क्षेत्र के कारण खुद पर जितने बल का अनुभव करता है वही बल तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू एकांक धनावेश पर लगने वाला बल बटे आवेश। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दर्शाते हैं कैपिटल से, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल F बटे आवेश क्या हो गया, Q। अब E का जब हम मात्रक निकालते हैं, E का मात्रक इक्वल टू होगा F का मात्रक बटे Q का मात्रक। और F मतलब क्या है, बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और Q आवेश है, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम। अर्थात इसका मात्रक क्या हुआ, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। तो जब बल क्या है, बल एक सदिश राशि है, तो बल एक सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, एक सदिश राशि होगी। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धनावेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है, ये हो गया पहले प्रश्न का आंसर। ठीक, अब अगर मैं दूसरे प्रश्न पे आऊं
तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है वो देखिए। दूसरा प्रश्न कहता है एक भौतिक राशि का मात्रक फैराड है। स्टूडेंट, विद्युत धारिता नामक दूसरे अध्याय में हम लोगों ने धारिता का मात्रक पढ़ा था। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। और जब धारिता का मात्रक फैराड होता है तो हमें धारिता की परिभाषा और धारिता का विमीय सूत्र भी लिखना है। तो फैराड किसका मात्रक होता है? फैराड वैद्युत धारिता का मात्रक होता है। ठीक है, फैराड किसका मात्रक होता है? फैराड वैद्युत धारिता का मात्रक होता है। जब हम ये जान गए कि फैराड वैद्युत धारिता का मात्रक होता है तो अब हमें वैद्युत धारिता की परिभाषा और वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, धारिता क्या होती है? धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर, और कैपेसिटर का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब धारण करने की क्षमता। हम कितना ज्यादा से ज्यादा धारण कर सकते हैं, यही उस चालक की क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। ठीक, क्योंकि धारिता की अब परिभाषा देनी है तो धारिता हम किसी चालक को जितना ज्यादा आवेश देते हैं उसके विभव में उतनी ही वृद्धि होती है। या हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि चालक में हम जैसे जैसे विभव की वृद्धि करते हैं, ठीक है, विभव की वृद्धि करेंगे तो उसका जो आवेश होता है वो उस विभव पर निर्भर करता है। जैसे जैसे विभव का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे आवेश का मान बढ़ता है। अर्थात माना किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में V वृद्धि होती है। V वृद्धि होती है तो जो Q होता है वो इस विभव के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अब Q V के अनुक्रमानुपाती है तो जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है तो Q इक्वल टू हो जाता है C इंटू V। Q इक्वल टू हो जाता है C इंटू V। और ये जो C है ना, ये क्या है? एक नियतांक है जो उस चालक की धारिता कहलाती है। अब यदि V इक्वल टू 1 हो तो यहां से V का मान 1 हो जाएगा तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इक्वल टू हो जाएगा Q। अब यहां से हम C की परिभाषा दे सकते हैं। क्या परिभाषा दे सकते हैं? एकांक वृद्धि, V का मान एक ही तो रखे तो किसी चालक की धारिता अर्थात C आवेश के उस आंकिक मान Q के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो उसके विभव V में एकांक वृद्धि कर दे। ठीक है, एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है? फैराड होता है। ठीक है, अब क्या पूछा है कि इसका विमीय सूत्र लिखिए। इसका विमीय सूत्र मैं यहां पर लिख देता हूं। विमीय सूत्र किसका? धारिता का विमीय सूत्र। धारिता का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है M-1 L-2 T4A2। ये होता है इसका विमीय सूत्र।
ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया प्रश्न नंबर 1 के दोनों प्रश्नों के आंसर। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए या फटाफट फोटो खींच लीजिए। इसके बाद मैं आपको दूसरा प्रश्न हल करके बताता हूं। अब मैं दूसरे प्रश्न को लेता हूं जो ये कहता है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य वायु होने पर 10 माइक्रोफैरेड धारिता प्राप्त होती है। जब समांतर प्लेट संधारित्रों के मध्य में वायु भरा है तब उसकी जो धारिता प्राप्त होती है वो 10 माइक्रोफैरेड प्राप्त होती है। अब क्या करते हैं, अब यदि इन प्लेटों के मध्य की दूरी को आधी कर दी जाए। प्रारंभ में ये दो प्लेटें हैं समांतर प्लेट संधारित्र की, ठीक है। इन दो प्लेटों के मध्य वायु भरा हुआ है, तब इसकी धारिता मान लेते हैं C1 है, वो प्राप्त होती है कितना, 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब भी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं कितनी है, D है। तो प्रारंभ में इनकी दूरी D1 बराबर D हो जाती है। अब जो प्रश्न कहता है वो ये कहता है कि इन प्लेटों के मध्य की दूरी को आधी कर दी जाए। मतलब ये जो प्लेट है इसको इधर सरका के लाया जाए और बीच में रख दिया जाए। बीच में रख दिया जाए तो ये दूरी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मतलब यहां से यहां की दूरी अब क्या हो जाएगी, D2 हो जाएगी। तो दूसरी अवस्था में, ये तो प्रारंभिक अवस्था हुई, ये प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है। इस समय माध्यम क्या है, वायु है। वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक, अब जब कंडीशन लगा दिए, जब शर्त लगा दिए, तो हमको दूसरा अवस्था प्राप्त हो रहा है। दूसरी अवस्था में जो इसकी धारिता है उस धारिता को क्या करना है, धारिता का मान ज्ञात करना है हमको। जब इसकी दूरी जो D2 है वो दूरी, प्रारंभिक दूरी जो D है उसकी क्या कर दी गई, आधी कर दी गई। मतलब D2 इक्वल टू हो गया D/2। और उनके मध्य में जब वायु था तो वायु की जगह पे अब क्या हो गया, परावैद्युतांक माध्यम भर दिया गया। कौन सा परावैद्युतांक माध्यम, उनके मध्य K इक्वल टू 5 परावैद्युतांक माध्यम भर दिया गया। मतलब अब वायु की जगह पे K बराबर 5 हो गया। मतलब K2 बराबर 5 परावैद्युतांक माध्यम भर दिया गया। तो हमको धारिता का मान ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू होता है K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जहां पर A क्या है, A है समांतर प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, A है माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। K क्या है, K है परावैद्युतांक, और D क्या है, D है दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी, ठीक है। अब इनमें देखिए A क्या है, प्लेट का जो समांतर प्लेट है उसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल हम पास लाएं या दूर ले जाएं, प्लेट के क्षेत्रफल में तो परिवर्तन हो नहीं रहा है। मतलब A क्या है, A जो है A फिक्स है, A नहीं बदल रहा है, A क्या है, नियत है, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। अब ये विद्युतशीलता भी तो नियत है,
ठीक है, लेकिन K पहले वायु था, K का मान 1 और बाद में K का मान 5, K बदल रहा है। D क्या है, D1 का मान पहले D था, अब D2 का मान D से आधा हो गया, मतलब ये भी बदल रहा, ये दोनों नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक स्थिति में C1 का मान कितना होगा, प्रारंभिक स्थिति में C1 इक्वल टू K का मान K1 लगेगा, K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बटे D1। ठीक है, K1 D1 एप्सिलॉन नॉट A और A दोनों तो बदलेगा नहीं क्योंकि इनका मान नियतांक है। अब C1 इक्वल टू K1 का मान 1 एप्सिलॉन नॉट A बटे D1 का मान D। समीकरण नंबर 1। दूसरी स्थिति में C2 इक्वल टू क्या होगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A बटे D2। एप्सिलॉन नॉट और A का मान तो नहीं बदलेगा, K2 का मान कितना है ज्ञात करते हैं। C2 इक्वल टू K2 का मान 5 है, एप्सिलॉन नॉट A बटे D2 का मान D बटे 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 एप्सिलॉन नॉट A बटे D। समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं। समीकरण 1 से 2 का भाग देने पर भाग दे देते हैं, भाग देंगे तो समीकरण 1 C1, समीकरण 2 C2 बराबर समीकरण 1 का मान एप्सिलॉन नॉट A बटे D पूरे के बटे में समीकरण 2 क्या मिला है, 10 एप्सिलॉन नॉट A बटे D। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट A बटे D कट जाएगा, बचेगा क्या, C1 का मान रख देते हैं यहां से। C1 का मान कितना है, C1 का मान 10 माइक्रोफैराड है, तो C1 का मान 10 बटे C2 बराबर 1 बटे 10, तिर्यक गुणा कर देते हैं तो C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइक्रोफैराड। पहले कितनी धारिता थी, पहले धारिता थी 10 माइक्रोफैराड, अब कितनी हो गई 100 माइक्रोफैराड। तो क्या हुआ, धारिता का मान कितना घटेगा या बढ़ेगा, धारिता का मान बढ़ा ना, पहले 10 माइक्रोफैराड था अब 100 माइक्रोफैराड था, तो धारिता का मान लिखेंगे हम, धारिता का मान पूछा है कितना बढ़ेगा, पहले कितना था 100, ठीक है, बाद में कितना आ गया C2 माइनस C1 इक्वल टू 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 माइक्रोफैराड बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, आंसर यहीं तक मत छोड़िएगा, ये बाद की धारिता प्राप्त हुई है। प्रश्न पूछा है कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा, तो कितना बढ़ा, पहले 10 था अब 90 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, मतलब 90 माइक्रोफैराड धारिता का मान बढ़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अब इसका फोटो ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे के प्रश्न को लेता हूं। अब हम लोग लेते हैं प्रश्न नंबर 3 को, जो ये कहता है कि किसी आवेशित चालक के प्लेट के पास एक प्लेट है, आवेशित चालक इस प्रकार से एक प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट के पास एक धनावेश जिसका आवेश Q है ये रखा जाता है। ठीक है, तो बिंदु आवेश, इस बिंदु आवेश से निकलकर आवेशित प्लेट के पृष्ठ तक जाने वाली विद्युत बल रेखाएं खींचिए, ये पहला कंडीशन है। स्टूडेंट, इस पहले प्रश्न को समझने के लिए हमको प्लस आवेश और माइनस आवेश से संबंधित विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जानना होगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। संजय सर क्लास की ओर से आपको इन सभी टॉपिक के वीडियो
YouTube पर मिल जाएंगे। इसके कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश की ओर समाप्त होती हैं। ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर चलती हैं। इस प्रकार से प्लस आवेश से निकलती हैं, माइनस आवेश की ओर जाकर के समाप्त होती हैं। ये प्लस आवेश से निकलती हैं, ऐसे प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश की ओर आकर के समाप्त होती हैं। ठीक है। जब ये धनावेश है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के द्वारा प्रेरण की घटना से इस चालक प्लेट के सिरे पर माइनस आवेश प्रेरित हो जाता है। जब इसके ऊपर माइनस आवेश प्रेरित हो जाता है तो धनावेश ये है, ये ऋणावेश है। तो तय है कि इस धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगे और ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त होंगी। इस प्रकार से चूंकि एक प्लेट है, ठीक है, तो इससे निकलने वाले इस पर क्या होंगे, एकदम इसके लंबवत आपतित होंगी। जितनी भी रेखाएं होती हैं वो इस पर लंबवत आपतित होती हैं। धनावेश से निकलती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इस प्रकार ये धनावेश से निकलेंगी और ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त होंगी। तो ये हो जाएगा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अब जो दूसरा प्रश्न पूछता है उस दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि आवेशित प्लेट के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। आवेशित जो प्लेट है उसका आकार तो फिक्स बताया नहीं है कि आवेशित प्लेट है वो समतल है, गोला है, बेलनाकार है, कैसा है ये तो बताया नहीं है। तो आवेशित प्लेट को हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है। अब इस आवेशित जो प्लेट है, इस आवेशित प्लेट का मान लेते हैं हम, माना आवेशित प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है। तो इसके ऊपर जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसका संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है। ठीक है। उसके पृष्ठ के ऊपर आ जाता है, उसके अंदर तो किसी प्रकार का आवेश रहता नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस पृष्ठ के ऊपर एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं ds। ये अल्पांश ले लिया हम लोगों ने ds। पृष्ठ यस, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं। पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, कैपिटल यस है। तो पृष्ठ यस पर एक अल्पांश ds लेते हैं। अब एक अल्पांश जब हम लोगों ने ds लिया तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, इस पृष्ठ के लंबवत ऐसे होगी। ठीक है। चूंकि इसका कोई आकार नहीं है इसलिए हम क्या करते हैं, इस अल्पांश पर एक बेलन की रचना कर देते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक बेलन की रचना कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें हमको तीन पृष्ठ दिखाई देंगे। एक पृष्ठ ये वाला दिखाई देगा ds1, एक पृष्ठ ये वाला दिखाई देगा ds2 और एक पृष्ठ बेलनाकार वाला दिखाई देगा जो क्या कहलाएगा ds3। हमको इस बेलन पर तीन पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं।
एक नीचे का एक द्वितीय पृष्ठ, एक ऊपर का एक द्वितीय पृष्ठ और एक इसका वक्रीय पृष्ठ जिसका नाम हमने DS3 दिया है। ठीक है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है। ठीक है, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके लंबवत इस दिशा में होगी। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके लंबवत इस दिशा में है। लेकिन इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? किसी पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। मैंने आप लोगों को पिछले कई वीडियो में क्षेत्रफल सदिश के बारे में बताया है। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा DS3 वो इसी की दिशा में होगा। इसका क्षेत्रफल सदिश DS2 इसी की दिशा में होगा और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा तो क्षेत्रफल सदिश किधर है? इधर है। ठीक है, इस पृष्ठ के ये पृष्ठ क्या है? ऐसे बेलनाकार है तो इसका अभिलंबवत क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा DS3। ठीक है, अब गॉस के नियम से चलते हैं। गॉस के नियमानुसार समाकलन ऑफ E इंटू ds EDS इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो है गॉस का नियम कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर घेरा गया संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही मिलता है हमको। ये पूरा चीज गॉस के नियम को आप गॉस का नियम बाय संजय सर यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। अब ये जो पृष्ठ है हमने इस पर 3 पृष्ठ लिया है। 3 पृष्ठ लिया है तो क्या होगा? E इंटू DS1 प्लस समाकलन ऑफ E इंटू DS2 प्लस समाकलन ऑफ E इंटू DS3 इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतना? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, DS1 कौन सा है? ये है। DS1 में समाकलन ऑफ E इंटू DS1 प्लस समाकलन ऑफ E DS2, इसके बीच के कोण का कोण कितना है? E और DS2 ये क्या है? पृष्ठ के अंदर है। पृष्ठ के अंदर संपूर्ण आवेश कहाँ है? पृष्ठ के ऊपर है। चालक के अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं, और जब चालक के अंदर कोई आवेश नहीं है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और DS3 दोनों क्या है? एक दूसरे के लंबवत हैं, और जब एक दूसरे के लंबवत हैं, मैं इसमें वेक्टर का साइन नहीं लगाना भूल गया। ठीक है, वेक्टर का साइन हटेगा तो क्या होगा? EDS3 cos थीटा। थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? वेक्टर E, वेक्टर हटा देंगे यहाँ तो DS1 cos S1 और E के बीच का मान 0 अंश प्लस ये सभी 0 हो गए तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब E को मैं बाहर निकाल देता हूं। E बाहर निकलेगा तो समाकलन ऑफ DS1 इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। DS1 हमने मान लिया है कि इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल कितना है? यस है। तो छोटे छोटे पृष्ठ जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? S ही होगा। E इंटू S इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1। चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? आवेश बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? यस है। इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू S। सिग्मा इंटू S का मान यहाँ पर रख दें
तब एक से E इंटू एस इक्वल टू क्यू का मान सिग्मा इंटू एस बटे एप्सिलॉन नॉट। अब एस एस क्या होंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, E इक्वल टू सिग्मा बाई एस, सॉरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है आवेशित प्लेट के सरफेस के ऊपर, पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट, आपको इनमें से कोई भी टॉपिक अगर समझ में ना आए, जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इनका नाम लिखकर बाई संजय सर यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको उस टॉपिक का वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आप इसका फटाफट फोटो ले लीजिए, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 4 को, जो ये कहता है वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेश QP और QQ एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ये दो मान लेते हैं बिंदु आवेश है, बिंदु P और दूसरा बिंदु आवेश है Q। ठीक है, P का जो मान है वो मान है +2 माइक्रोकूलम, ठीक, और Q पर जो आवेश है वो -2 माइक्रोकूलम। दोनों जो परिमाण में है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब प्रश्न ये कहता है कि इन दोनों के जो बीच की ये दूरी है, ये दूरी है 10 सेंटीमीटर, अर्थात इनके बीच की जो दूरी r है वो है 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10 का घात -2 मीटर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10 का घात -1 मीटर। ठीक, ये हो गया इन दोनों के बीच की दूरी। अब प्रश्न नंबर 1 कहता है, उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, इन दोनों के मध्य बिंदु यहाँ पर, मध्य बिंदु मतलब यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर की भी दूरी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। अब इसके मध्य बिंदु पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस मध्य बिंदु को हम लोग मान लेते हैं क्या है, R है। तो इस मध्य बिंदु पर हमको जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस R पर लगेगी वो P के कारण अलग लगेगी और R के कारण अलग लगेगी। P के कारण और R के Q के कारण इस बिंदु R पर अलग अलग विद्युत क्षेत्र लगेगा, लेकिन चूंकि दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है, अतः लगने वाला बल का परिमाण भी क्या होगा, बराबर होगा। मान लेते हैं कि इस P के कारण लगने वाला बल कितना है, EP, Q के कारण लगने वाला बल कितना है, EQ। तो चूंकि दोनों आवेशों के मान बराबर हैं, अतः EP का मान और EQ का मान परिमाण में, किसमें, परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इस पर जो बल लगेगा, मान लेते हैं, माना बिंदु R पर लगने वाला बल, लगने वाला विद्युत क्षेत्र कितना है, कैपिटल E है। तो कैपिटल E बराबर क्या होगा, इन दोनों के कारण लगने वाले बलों के योगफल के बराबर, मतलब EP प्लस EQ, चूंकि दोनों परिमाण में बराबर हैं। ठीक है, अब EP और EQ क्या है, बराबर हैं, तो EQ की जगह पे मैं EP रख दूं तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 2 इंटू EP, और EP का जो मान होगा वो कितना होगा, 2 इंटू EP इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर, यही सूत्र होता है ना। अब यहां से क्यू का मान कितना है, 2 माइक्रोफैरेड, 2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू का मान है 2/r²। इनके बीच की दूरी कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। 10⁻⁻2 क्यों होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा आगे ना, 2 इंटू 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, इक्वल टू इंटू 2/5 का घात 2, 5 बचे 25 इंटू 10 का घात -2 मतलब 10 का घात -4 हो जाएगा। ठीक, साथ में ये Q का मान क्या है, माइक्रो कूलाम है, इसको कूलाम में मैं जब चेंज करूंगा तो कूलाम में क्या होगा, 10 का घात -6 कूलाम, तो गुणा में 10 का घात -6 कूलाम। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 9 चौको 36 गुणे 10 का घात 9 में से 6 घटेगा तो बचेगा 3 बट्टे 25 गुणे 10 का घात -4। 25 में 36 का भाग देंगे तो 1/1.44 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस, जुड़ जाएगा तो 10 का घात 7। ये हो जाएगा मध्य बिंदु आर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसकी दिशा क्या होगी, दिशा विद्युत क्षेत्र का सदैव प्लस से माइनस की ओर होता है, तो प्लस से माइनस की ओर मतलब आर से क्यू दिशा में। ठीक है, ये हो गया। अब प्रश्न नंबर बी इसका जो पूछता है उसको देखिए वो कैसे हल होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर बी कहता है एक परीक्षण आवेश क्यू आर यहाँ पर इस बिंदु पी क्यू के मध्य रख दिया जाता है, जिसका मान -1.2 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम है। तो क्यू आर पर लगने वाला बल का मान और बल का दिशा बताना है। ठीक है, तो बल बराबर क्या सूत्र होता है, चूंकि बल F बराबर क्या होता है, Q0 इंटू E। Q0 का मान कितना है, हम केवल परिमाण में लिखेंगे। ठीक है, परिमाण में कितना मान है, 1.2 इंटू 10⁻⁻9 इंटू E का मान कितना है, E का मान हमने ज्ञात किया यहाँ पे 1.44 इंटू 10⁻7। ठीक, अब इसका गुणा कर देते हैं, 1.2 इंटू 1.44 का जब हम गुणा करते हैं तो आता है 1.728 इंटू 10⁻⁻9 और 7 घट जाएगा तो क्या बचेगा, -2 न्यूटन। ठीक है, इसकी दिशा भी किधर लगेगी, इसकी प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब मैं प्रश्न नंबर 5 अंतिम को बता रहा हूं, आप इसका फटाफट फोटो ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, फिर 5वें प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग लेते हैं प्रश्न नंबर 5 और अंतिम प्रश्न को, जो ये कहता है कि बिंदु आवेश के कारण विभव और विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण विभव में 2 अंतर लिखिए। स्टूडेंट, इसके सॉल्यूशन पर अगर हम जाएं तो क्या बोलता है, बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव V इक्वल टू ये होता है 1/4πε0 Q बट्टे R। ठीक, बिंदु आवेश में एक आवेश होता है केवल Q, और वह उसके बीच की एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव
एक कोई ये आवेश है प्लस क्यू, इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव, इससे r दूरी पर स्थित मान लेते हैं बिंदु P है, तो बिंदु P पर विभव का ये सूत्र होगा। लेकिन फिर बोला है विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण जो विभव होता है उसमें दो आवेश होते हैं, एक प्लस क्यू आवेश होता है, एक माइनस क्यू आवेश होता है, और दोनों आवेशों के जो परिमाण होते हैं वो एक समान होते हैं, लेकिन दोनों आवेशों पर जो चार्ज होता है वो अलग अलग होता है। अब इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर हम मान लेते हैं एक बिंदु P है, ठीक है, ये r दूरी पर एक बिंदु P है। उस स्थिति में इस बिंदु P पर इस द्विध्रुव के कारण जो विभव लगेगा वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। हमको जो ये प्रश्न पूछा है कि दो अंतर लिखिए, दो अंतर में पहला अंतर यहीं पर मिल जाता है कि बिंदु आवेश के कारण विभव में केवल एक आवेश होता है, जबकि द्विध्रुव निकाय के कारण विभव में दो आवेश होते हैं। दोनों आवेश परिमाण में एक समान लेकिन अलग अलग चार्ज के होते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज कि इस आवेश में बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो विभव इस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि द्विध्रुव निकाय के कारण जो विभव होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। वो दूरी क्या होती है, दोनों द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जब हम अंतर लिखेंगे तो पहला अंतर ये हो जाएगा कि बिंदु आवेश के कारण विभव में एक आवेश होता है, जबकि द्विध्रुव निकाय में दो आवेश होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो अंतर है वो है कि बिंदु आवेश के कारण विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जबकि द्विध्रुव के कारण विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब प्रश्न जो आगे बोला है कि द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष, ये जो द्विध्रुव है इस द्विध्रुव को ही तो हम आगे बढ़ाते हैं, और जब आगे बढ़ाए हैं तो ये कौन सा स्थिति मिलता है, ये मिलता है हमको अक्षीय स्थिति, ठीक है। और अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान मैंने एक
अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप अक्षीय स्थिति में विभव बाय संजय सर। YouTube में ये सर्च मारिएगा, आपको ये जो टॉपिक है अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव हेतु व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हमको उस वीडियो को देखकर इसके आगे हमको लिखना है। संजय सर क्लास के द्वारा इस लॉकडाउन कोरोना काल के महासंकट काल में भी विद्यार्थियों के लिए हमेशा हर संभव प्रयास करके वीडियो और ऑनलाइन क्लास संचालित किए जा रहे हैं। जिन बच्चों को कक्षा 10वीं का गणित का पढ़ाई करना है वो प्रतिदिन प्रातः 9 बजे संजय सर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो बच्चे कक्षा 12वीं के फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास अटेंड करना चाहते हैं वे भी संजय सर क्लास का प्रतिदिन प्रातः 8 बजे ऑनलाइन क्लास अटेंड करके अपने पढ़ाई को निर्विघ्न रूप से जारी रख सकते हैं। तो फिजिक्स का असाइनमेंट का पहला भाग के सभी प्रश्न आज कंप्लीट होते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए ताकि वे अपना असाइनमेंट का कार्य समय पर पूरा करके अपने अपने स्कूलों में जमा कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।